बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका मशकूर हूँ, आप सब तशरीफ़ लाए। बहुत अरसा हो गया था मेरी मीडिया से बात नहीं हुई थी और मीडिया के ज़रिए अपने अवाम से बात भी नहीं हुई थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि आजकल एक टॉपिक जो है वो काफ़ी हॉट है, तो मैं उस पर एक तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँ, उसके बाद जो आपके सवाल आते हैं वो मैं लूँगा सारे। पहली बात तो ये कि ये जो मेरे पास इस वक्त 3 महकमे हैं, एक उसमें से प्राइवेटाइजेशन है, एक कम्युनिकेशन है और एक BOI। पहले मैं ज़रा PIA के बारे में बात कर लूँ। PIA जो है ये प्राइवेटाइजेशन में मौजूद है और प्राइवेटाइजेशन में इस वक्त हमारे पास तकरीबन कोई 20-25 महकमे जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन में शामिल है और उस 20-25 महकमों में से जो इस वक्त सबसे फ्रंट पे था वो PIA। मेरे पास जो PIA है वो जब मार्च में मैंने हलफ उठाया तो उस वक्त PIA किस प्रोसेस पे था वो मैं आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर मेरे पास क्या इख्तियारात थे दरमियान में जो अगले 6 महीने मेरे पास थे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। PIA के बारे में एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जो कि निगरान सेटअप में बना था। सो मेरे हलफ उठाने से पहले बतौर वज़ीर ये 6 महीने पहले से शुरू हो चुका है। इसका एक फ्रेमवर्क बन चुका था, उसमें जो PIA है उसका खसारा 830 अरब रुपए था और PIA के खसारे में से 600 के करीब जो है वो एक कंपनी बनाई गई होल्डको जिसका नाम है, उसमें 600, 620, 30 के करीब जो खसारा है उसको पार कर दिया गया और जो एसेट्स थे, मेन एसेट्स जो कि रोज़वेट होटल है या हमारे मुख्तलिफ और होटल्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी भी होल्डको में पार्क कर दी गई। और जो PIA है उसके अंदर जो इसका ऑपरेशनल है सेटअप जिसमें जहाज़ हैं और बाकी चीज़ें हैं वो जो है वो PIA में रखी गई और उसके साथ साथ तकरीबन 200 अरब रुपए का जो नुकसान है वो इसके अंदर पार्क किया गया। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरे आने से पहले हो चुकी थी, 6 महीने पहले हो चुकी थी। इसके मुताबिक सारा प्रोसेस चल चुका था और इस प्रोसेस के अंदर मैं कोई आके उस चीज़ में तब्दीली नहीं कर सकता था जो प्रोसेस ऑलरेडी चल चुका था। इसका मतलब है कि मेरे पास जो फ्रेमवर्क है ऑफ प्राइवेटाइजेशन उसमें तब्दीली करने का कोई इख्तियार नहीं था। फ्रेमवर्क, हाँ, आज अगर मैं कोई चीज़ नहीं स्टार्ट करता हूँ, कोई और प्रोसेस करता हूँ, ZTBL है मेरे पास या मेरे पास यूटिलिटी स्टोर्स हैं या कोई और चीज़ है, तो उसका फ्रेमवर्क मैं आज बना सकता हूँ कि ये किस तरीके से दी जाएंगी। लेकिन इस वक्त PIA के पास जो फ्रेमवर्क था वो बन चुका था। 600 अरब रुपया जो है वो इसमें होल्डको में पार्क किया जा चुका था, 200 अरब जो है वो PIA में पार्क किया जा चुका था और उसी के साथ जो है उसको प्राइवेटाइज करने का सिलसिला भी चल चुका था। मेरे पास जो प्रोसेस हुआ उसमें एक हमारे पास प्राइवेटाइजेशन का तरीक़ाकार है, प्राइवेटाइजेशन का कमीशन का एक तरीक़ाकार है, उसके तहत ही मैं प्राइवेटाइज़ कोई चीज़ कर सकता हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने, मैं सुनता रहा 2 दिन प्रोग्राम, कुछ दोस्तों ने कहा कि जनाब वो अपना कारोबार बहुत अच्छा चलाते हैं, ये नहीं उनसे चल रहा। पहली बात तो ये PIA चलाना मेरे ज़िम्मे नहीं लगाया गया। मैं ये बात सारे दोस्तों को क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे ज़िम्मे PIA को ठीक करना नहीं है। मेरे ज़िम्मे जो PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। PIA ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है और ना ही PIA के ठीक करने के लिए मेरा कोई किरदार है इसमें। मुझे तो एक बहुत सारे महकमे दिए गए कि ये हुकूमतों से नहीं चल सके, ये प्राइवेटाइज करने हैं क्योंकि इनका खसारा जो है वो हमारी गरीब आवाम नहीं उठा सकती, इसलिए हम उनको बेच रहे हैं। तो मैं सारे दोस्तों को कहना चाहता हूँ, मेरे बारे में जो बैठ के करें ज़रूर करें, बिस्मिल्लाह। मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं की, मैं आइंदा भी नहीं करूँगा। लेकिन क्या ये PIA का खसारा मेरा कायम कर दा? ये मैंने मार्च से PIA का ये हाल कर दिया? ये जो PIA के साथ हुआ है इसमें कोई मेरा भी किरदार है किसी वक्त? तो इसलिए बराए मेहरबानी सारे अपने अपने गिरेबानों में झांकें और अपना अपना हिस्सा तलाश करें कि PIA का बेड़ा गर्क करने में किस किस ने कितना कितना किरदार अदा किया। बराए मेहरबानी मुझे मत बताएं कि मुझे को काम करना आता है या नहीं, मुझे इन सब से बेहतर काम करना आता है, अभी बताऊंगा क्या किया है। लेकिन PIA ठीक करने की जिम्मेदारी मेरे पे नहीं डाली गई,
मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ, अगर मेरे ऊपर डाली जाएगी तो फिर मेरा एहतसाब आप जरूर करें। मेरे पास तो बेचने की जिम्मेदारी है, और बेचना और खरीदना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बेचने के लिए मैं बेचने में अगर मेरी कोई कोताही है तो मैं जरूर उठाऊंगा, अपने जिम्मे उठाऊंगा, लेकिन मैं खरीदार नहीं हूं, मैं तो बेचने वाला हूं। खरीदार तो आगे से आने हैं। और मेरे पास क्या कोई डेविएशन का इख्तियार है? जो कानून मुझे दिया गया है प्राइवेटाइजेशन का, क्या मैं उससे हट सकता हूं? क्या मैं उसमें कोई तब्दीली ला सकता हूं? एक प्रोसेस है जिसको बता दिया गया कि आप इससे नहीं हट सकते, और उसके अंदर मैं क्या कर सकता था। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने इस पे बैठ के बहुत सारे प्रोग्राम किए, दो दिन अच्छा प्रोग्राम चलते रहे। तो मैंने भी सोचा कि चलो इनको भी मौका मिला, एक दफ़ा अच्छी तरह कर लें, ठीक है। लेकिन बात ये है, अच्छा मुझे वो भी समझा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के जो मेरे से पहले वजीर रह चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन के वजीर रह चुके हैं, वो भी मुझे मशवरे दे रहे हैं। और मेरे भाई, ये मेरे मशवरे की मुझे देने की क्या जरूरत है? जब खुद वजीर थे ये उसी वक्त ही कर लेना था। वो इंतजार में बैठे हुए थे मशवरा लेके। अब मैं आज तो खुद कुछ करूं ना, और मैं आज ना से 3 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद किसी और वजीर को मशवरा दे रहा हूं कि तुमने प्राइवेटाइजेशन कैसे चलानी। तो भाई अगर मुझे जो मशवरा दे रहे हो तो अपना दौर था उसी में कर लेना। अजीब अजीब दौर है। जो खुद प्राइवेटाइजेशन के वजीर हैं वो भी मुझे मशवरे दे रहे हैं आज, और साथ ये भी कह रहे हैं अलीम खान ने अपनी जिम्मेदारी असल तरीके से नहीं निभाई। तो मेरे तक जिम्मेदारी आई क्यों? अगर आपने जो निभाइयां होती तो मैं 2024 में क्यों जिम्मेदारी निभा रहा होता? ये PIA कोई आज थोड़ी निजकारी में आई है। तो भाई 25 वजीर रहे हैं मेरे से पहले, 25 1990 से। मैंने सबकी तस्वीरें लगाई हैं, एक दफ्तर अपना बनाया है अपने पैसों से, उसमें इन सब की तस्वीरें लगाई हुई हैं। उसकी तस्वीरें आज आपको भी दूंगा। वो सारे के सारे 25 के 25 वज़रा की तस्वीरें जो मेरे से पहले रहे हैं। मुझे तो आज पता लगा कि उसमें कौन कौन से वज़रा रहे हैं। और फिर उसके बाद वो मुझे टीवी प्रोग्राम में बैठ के, वो मैं उन एंकर से भी पूछना चाहता हूँ, भाई आप उनसे पूछे कि अलीम खान को तो काम करना नहीं आता, पर आप तो इसके वजीर रहे हैं, तो आप ही कर लेते हैं इसको ठीक। आज अलीम खान को देने की क्या जरूरत थी 2024 में? तो मैं किसी पे इल्जाम लगाए बगैर ये कहना चाहता हूं, ये हमारा कौमी एसेट है, मैं इसको औने पौने नहीं बेच सकता। और मुझे कारोबार मत सिखाएं, मुझे कारोबार आता है करना। ये मेरा जाती कारोबार नहीं है, ये मेरे पास कौम का सासा है, ये एसेट है इस कौम का। मैं अपनी कोई चीज मुफ्त भी बेच सकता हूं, पर मैं हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा होते हुए कोई चीज मुफ्त नहीं बेच सकता मेरे भाई। मैं अपनी चीज अपने कानून से नहीं डेविएट कर सकता, और वो कानून लिखा हुआ है मेरे पास, उसके अंदर जो जो लाइन लिखी गई है मैं उससे नहीं हट सकता। हाँ, अगर आप कहें वो कानून तब्दील करना है तो जरूर कर लेते हैं। आप ये इख्तियारात सिर्फ एक वजीर को दे दें कि भाई जो तुम्हें मुल्क के हालात में बेहतर लगे तुम उस हिसाब से भेज देना, तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, ठीक है। लेकिन अगर आपने मुझे जो इख्तियार दिया है, जो कानून के तहत मुझे आपने पाबंद किया है, मैं उसके अंदर हूं और मैं उसी में रहूंगा। हाँ, इसमें मैं जितनी मेहनत कर सकता हूं मैंने जरूर की है। इसके अंदर क्या कोई कमी मेरी तरफ से रह गई है, मैं आपको बिल्कुल जवाबदेह हूं, पूरी कौम को जवाबदेह हूं। मेरी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है। फिर कहा गया कि जी वो तो उस दिन थे ही नहीं जिस दिन बोली हो रही थी। भाई बोली में एक ही शख्स रह गया था, और मैं उस दिन कोई छुट्टियां बनाने बहामज नहीं बैठा हुआ था। मैं सऊदी वजीर से इन्वेस्टमेंट से मिलने के लिए पाकिस्तान के लिए रियाद में बैठा हुआ था, उनसे मुज़ाकरात कर रहा था, और आप सबके सामने है, ठीक है। तो मेरे पास कोई जिम्मेदारी है तो मुझे इसका एहसास है। मैंने सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए या एक बोली जो दे रहा था उसके साथ कोई हैंडशेक करने के लिए तो नहीं वहां बैठना था। उससे पहले 2 इजलास हुए उस दिन। एक हमारा प्राइवेटाइजेशन कमीशन का इजलास हुआ, मैं उसकी भी सदारत की है, और उसके बाद हमारी CCOP की मीटिंग हुई है जिसकी सदारत जो है वो इसहाक डार साहब करते हैं, मैं उसमें भी शामिल था। तो मेरी तरफ से किसी चीज़ में, किसी प्रोसेस में, उसके प्रोसेस के पूरे अडॉप्ट करने में कोई कमी, कोई पार्टिसिपेशन की कमी नहीं थी, ठीक है। अब अगली बात आ जाए, PIA के लिए आइंदा का प्लान क्या है। हमें KP हुकूमत से कहा गया कि जनाब हम ख़रीदना चाहते हैं। हमें पंजाब हुकूमत की तरफ से
कहा नहीं गया, पर कल मैंने मियाँ साहब की वो सुनी जो थी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर केपी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत मिलके लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ है? हम तो बहुत खुश हैं कि अगर आप सब ले लें और इस पे एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आए, इसका सीईओ बाहर से लेके आए और एक प्रोफेशनल लेके आए, और हम सारे इस मुल्क के अंदर बैठ के हम ये पाकिस्तान की एयरलाइन है, ये ना पंजाब की एयरलाइन है, ना केपी की एयरलाइन है, ना सिंध की एयरलाइन है, ना बलूचिस्तान की एयरलाइन, ये पाकिस्तान की एयरलाइन है। हम सब अपना अपना हिस्सा डाल दें, पंजाब हुकूमत भी अपना हिस्सा डाल दे, केपी हुकूमत भी डाल दे, बलूचिस्तान हुकूमत भी डाल दे और सिंध हुकूमत भी डाल दे, और के ठीक है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप ये इसके नुकसान में हिस्सा डाल दें, इससे पैसे बनाए जा सकते हैं। मुझे एक ये भी दिखाया गया कल किसी प्रोग्राम में, मैं देख रहा था कि जी अलीम खान ने कहा था इससे पैसे बनाए जा सकते। मैं आज भी कहता हूँ पैसे बनाए जा सकते हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि इस PIA जो है ये एक बहुत बड़ा एसेट है, अगर इसको सही मैनेज किया जाए, अगर इसको सही तरीके से चलाया जाए। 24 करोड़ लोगों के पास एक एयरलाइन है, दुनिया की 5वीं बड़ी हम जो है वो कौम है, और उनके पास सबसे आसान रूट्स क्या हैं? आपने लंदन जाना हो, आपने यूरोप जाना हो, आपने अमेरिका जाना हो, अगर PIA जो जा सकती हो तो हम जो बाकी दूसरी एयरलाइंस पे बैठ के जाते हैं दरमियान में मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया के मुल्कों में रुकते हुए, क्यों कोई पाकिस्तानी जाएगा? उसने न्यूयॉर्क जाने के लिए 14 घंटे में क्यों नहीं जाएगा? अपने आप को 20 घंटे में या 25 घंटे में क्यों लेके जाएगा? हमारे पास वो सर्विस नहीं है। जिस ज़माने में हमारे पास सर्विस थी, जब मैं UK जाता था, इसी में जाता था, आइडियल टाइम है, सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे हमारा जहाज़ चलता है, वहाँ पे दोपहर को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे पहुँचा देता। आइडियल। किसी के पास ऐसे टाइमिंग नहीं है जो आपके PIA के पास है। लेकिन आप जो PIA के साथ हुआ है, ठीक है, और अफसोस मुझे इस बात का है कि जिन्होंने किया वही बैठ के मुझे सिखा रहे हैं, आपसे सही नहीं बिक रही, वाह जी वाह कमाल किया, तुमने हालत क्या की है PIA की, मेरे से सही नहीं बिक रही। और जो सारे इसमें हिस्सेदार हैं, एक दिन मैंने कौमी असेंबली में खड़े होकर ये कहा था कि आप मेरे से सवाल करते हैं, उधर से शुरू करें और सारा गोल चक्कर करके सारी एंड तक कर दें। कौन सी ऐसी पार्टी है जो उस हुकूमत में शामिल नहीं रही जिसने PIA को डबोया हो? कौन सी एक पार्टी बता दे, कोई अपोजिशन की, कोई हुकूमत की, कोई अंदर बाहर कोई पार्टी बता दे जो उस हुकूमत का हिस्सा नहीं रही जिसने ये PIA का हाल किया। हाँ, अपने अपने दौर में अपना अपना हिस्सा डाला, किसी ने ज्यादा डाल दिए, किसी ने कम डाल दिए, और हमें समझा रहे हैं। क्या मेरे में कैपेसिटी नहीं? मैं अभी आपको बता देता हूं। मेरे पास कम्युनिकेशन है, NHA है, ये है जी फिगर्स। 1 साल के अंदर NHA 50 अरब रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट देने लगी है। 50 अरब रुपया। कभी आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एक महकमे ने 1 साल में 50 अरब रुपए की जायद आमदनी नहीं की। मैं जायद आमदनी बता रहा हूं। टोटल रेवेन्यू जो है वो NHA का इस साल इंशाल्लाह ताला 110 अरब जाएगा। 64 बिलियन से 110 बिलियन पे जा रहा है। ये है जी उसके फिगर्स। अभी मैं आप सबको कॉपियां दूंगा। 50 अरब रुपया मैंने रेज किया है। कितना को शोर मचाया मैंने इसके पीछे, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, कितनी मैंने टॉक्स की हैं, कितने इसके ऊपर अदारियां लिखवाई हैं, कितना मीडिया कैंपेन करवाई है। मेरा तो अपना चैनल है, कोई एक प्रोग्राम भी आया उसके ऊपर? आप बताएं। मैंने 50 अरब रुपए, यहां पे अगर 50 करोड़ रुपया किया किसी ने किया होता तो मेरे ख्याल में अभी तक 6 दफा छलांगे मार चुका होता। मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि भाई मैं 50 अरब रुपए एक्स्ट्रा लेके दे रहा हूं इस दफा। और उसको किस तरह किया? मैनेजमेंट। हम एक्सेल लोड खत्म कर रहे हैं। मैं किसी एक भी ट्रक को नहीं जाने दूंगा जिसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड होगा, अपनी ना मोटरवे के ऊपर और ना ही अपनी किसी नेशनल हाईवे के ऊपर। ये हमारी रोड्स को तबाह कर रहे हैं। जिसके ऊपर 20 टन लगाया जा सकता है उसके ऊपर 60-60 टन डाल के लेके जा रहे हैं। और मुझे जब मैंने पहली प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने कहा जी हम इनसे 9 अरब रुपया वसूल करते हैं। मैंने कहा मैं 0 करूंगा इस आमदनी को, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने 90 अरब रुपया किसी को छोड़ दिया और 9 अरब रुपया वसूल कर लिया। वो ट्रक भर भर के लेके जा रहे हैं, आपकी सड़क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आपकी सड़क बैठ रही है और आप उनसे 9 अरब वसूल करके बहुत खुश हैं।
इसको जीरो करेंगे, एक भी ट्रक नहीं जाने दूंगा किसी सड़क पे। जिसका 20 है और जिसका 20 टन है वो 20 टन ही लेके जाएगा, 21 टन पे नहीं डालने दूंगा। ये कौन सा तरीका कार है कि आप मुझे कारोबार समझा रहे हैं? कहते हैं अपने कारोबार आता है करना, इसको ये कारोबार नहीं आता। मुझे जो कारोबार आता है वो तुम में से किसी को भी नहीं आता। कोई 50 अरब रुपए का फायदा देने वाली मुझे एक वजारत बता दें। ये सारे जितने बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनसे पूछे आप सारे वजीर रहे हैं, बताएं कौन से महकमे में आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। उसने एक साल के अंदर, अभी मुझे 7वां महीना है, ये है फिगर्स, आपने 64 बिलियन किया था पिछले 77 सालों में। और भाई मैंने आपको एक साल के अंदर 2023-24 में और 24-25 में देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ 50 बिलियन पाक रुपीज। सो मैं आप सारे दोस्तों की वसातत से ये पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह ताला मेरे बस में जो हुआ, ये मेरे पास अमानत है, मेरे पास जो भी वजारत है ये अमानत है। मैं अपने अल्लाह को भी जवाब दूँ इसके लिए और अपनी कौम को भी जवाब दूँ। 1 रुपया मैं कभी अपने ऊपर ना लगाया ना कभी लगाऊंगा। मेरे पास कोई सरकारी गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई सरकारी मुलाजम नहीं है, मेरे पास कोई सरकारी ड्राइवर नहीं है। मैंने आज तक जितने मुल्कों का दौरा किया है उसमें मैंने कभी 1 रुपया हुकूमत पाकिस्तान से नहीं लिया। कोई साबित कर दे कि ये मैं कभी किसी मुल्क में सरकारी खर्चे पे गया हूं, एक दफा भी साबित कर दे। मैंने 1 रुपया, कोई एक एम्बेसी बता दे कि अलीम खान ने वहां पे रहते हुए चाइना में, रशिया में, जिस मुल्क में, कुवैत में मैं गया हूं, कभी मैंने 1 रुपया भी अपनी हुकूमत का लगाया हो या इस पाकिस्तानी कौम का लगवाया हो। एक दफा मैंने कोई TA लिया हो। मैं जहां गया हूं अपने खर्चे पे गया हूं, अपने खर्चे पे जाऊंगा। मैं जहां रहता हूं अपने खर्चे पे। मैंने अपना दफ्तर बनाया है प्राइवेटाइजेशन का, उसमें कोई एक दफा साबित कर दे कि मैंने 1 रुपया भी हुकूमत पाकिस्तान से लिया, और उसमें ये सारे वज़रा की तस्वीरें लगाई हैं। ये जाएं अपनी तस्वीरें देख लें, और वही जो मेरे पे तनकीद करते हैं उनकी सबसे ऊपर लगवाई हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी सारे हम अपने अपने गिरेबान में झांकें, दूसरों को समझाने की बजाय पहले हम खुद देखें कि मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं। मेरे पास जो महकमे हैं वो मैं अपने अवाम के सामने उसकी एक एक पाई का जिम्मेदार हूं। और मैं PIA के लिए बेहतरीन, ना सिर्फ ये कि इसका हल निकलेगा, अगर PIA को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना पड़ा हम वो भी देखेंगे, और अगर हमें दोबारा इसके लिए करना पड़ा तो हम दोबारा से फ्रेमवर्क बनाएंगे। हो सकता है कल को हम ये कहें कि हमने जो इसके ऊपर नुकसानात अभी बुक किए हुए थे, यानी कि 200 अरब रुपया, हम वो उसमें से माइनस कर लें और इसको क्लीन कर दें। PIA के ऊपर कोई पुरानी लायबिलिटी ना हो, 1 रुपए की भी ना हो, ताकि वो सारी की सारी एक दफा हुकूमत अपने ऊपर उठा ले और क्लीन PIA जो है वो बेचे मार्केट में। हो सकता है उससे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट बन जाए। और जो चीजें, जो मुतालबे बायर्स की तरफ से हमें आए हैं जो कि हम नहीं कर सकते थे, कई चीजें हम IMF की वजह से नहीं कर सकते थे। कईयों ने कहा सेल्स टैक्स खत्म करें नए जहाजों के खरीदने पे, तो मैंने उनको कहा कि अगर हम सेल्स टैक्स खत्म करेंगे हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। अगर IMF के पास जाके हमने ये चीज पहले से करवाई होती तो शायद हमें ये जरूरत ना पड़ती। लेकिन इस वक्त क्या ये फ्रेमवर्क में थी? मेरे पास गुंजाइश नहीं थी। लेकिन हम जब अगला फ्रेमवर्क बनाएंगे तो हो सकता है हम इस PIA के ऊपर कोई भी पुराना खसारा ना रहने दें, कोई एक भी लायबिलिटी ना रहने दें, और इसको बिल्कुल क्लीन करके जीरो करके फिर उसके बाद मार्केट में बेचने के लिए जाएं। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारा पोस्टल है वो भी मेरे पास है कम्युनिकेशन में। पोस्टल के अंदर मैंने 3500 नौकरियां अबॉलिश की हैं। अब आप बताएं, आज तक कभी किसी ने बतौर वजीर, सियासी आदमी हूं, हल्के हैं, एक जगह से MP जीता था, एक जगह से MNA जीता था, क्या ख्वाहिश है सबकी, सियासी लोगों की? ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देनी। इसमें आपको पता है कि कितनी नौकरियां थी? 2303 नौकरियां BPS 1 से 5 तक की थी, जो मैं सारे अपने हल्के में बांट सकता था। 2305 नौकरियां थी जो मैं सारी की सारी अपने हल्के में बांट सकता था। फिर उसके बाद 6 से 11 की 603 नौकरियां थी। फिर उसके बाद 12 से 16 की 238 नौकरियां थी। तो मैं चाहता तो सब सारी पकड़ता, अपने अपने हल्के में बांट देता, सारी, मेरा पूरा हल्का ही खुश हो जाता, 4000 नौकरी बांटता।
सारी अबॉलिश कर दी हैं। क्यों? क्योंकि उससे 2.8 बिलियन रुपीस की बचत हुई है। और ये वो महकमा है जिसका इस वक्त होना भी एक क्वेश्चन मार्क है। और मेरे से पहले जो साहब थे इसके वजीर 4,500 नौकरी बांट के गए थे, मैंने 3,500 अबॉलिश की हैं। ये फर्क है। ये मैं भी सियासी हूं, मुझे भी पता कि इसमें से मुझे कितना सियासी फायदा हो सकता था। इसके लिए भी कोई गुर्दा चाहिए कि आप 3,500 नौकरी जो आप अपने हलके में बांट सकते थे, एक भी शायद शख्स ऐसा ना रह जाता जिसके घर को मैं कोई ना कोई नौकरी ना दे देता। लेकिन मैंने सिर्फ 2.8 बिलियन इस मुल्क का बचाया हर साल, क्योंकि ये नौकरियां देना जुल्म है। ये वो नौकरियां हैं जो कि कब की खत्म हो जानी चाहिए थी, और वो जो नौकरियां 4,500 बांटी गई हैं वो भी जुल्म है इस मुल्क के ऊपर। क्योंकि ये कौन सा महकमा है पोस्टल जो पूरी दुनिया में है? कभी आपने डाकखाना कोई देखा है? आप में से किसी बंदे ने कोई डाकिया आता देखा है? और उसके अंदर 7,000 नई नौकरियां दे देना। खुदा का खौफ करो यार, इस मुल्क को अपना मुल्क समझो। ये किसी हमसाये का है? ये हमारा मुल्क है। क्यों जुल्म कर रहे हैं हम सारे? इतनी जुर्रत पैदा करें। जो मेरे पे बातें करते हैं उनसे पूछे तो सही कि भाई अपनी अपनी कारकर्दगी बता दो जो वजारत में रह के किया। और अगर अलीम खान के जिम्मे कोई काम लगाया था, PIA ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। अगर आप मुझे PIA की जिम्मेदारी दें और उसके बाद मुझसे पूछे कि आपने PIA के लिए क्या किया, मेरे पास तो भाई सिर्फ फरोख्त है। और मैंने लोगों से देखना है कि वो लोग लाके मुझे इसकी क्या ऑफर देते हैं, और मैं उसमें भी कानून का पाबंद हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब आप कैसे जी 165 अरब रुपया जो था वो इसके एसेट से 85 अरब रुपया आपने रखा कि 85 अरब में ये बिकनी चाहिए। ब्लूबर्ड सिटी ने 10 अरब रुपया इसकी बोली ली। अब बाकी जो कबीना है, एक तो ये बताइएगा वो इस हवाले से इस बोली को जो ब्लूबर्ड सिटी की तरफ से आई क्या उसे मुस्तरद करेगी तो किन बुनियादों पर? दूसरा ये बताएगा कि जब निजकारी का ये अमल जारी था उस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी जो जिसके बारे में ये कहा गया कि वो इलीगल सोसाइटीज़ को मैनेज करते हैं, वो इस बोली में हिस्सा लेने के लिए कैसे आगे, उसका प्रोसेस किस तरह से हुआ और अब आगे देखें। आपका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि इसका जो कंसल्टेंट है वो EY है, अर्नेस्ट एंड यंग, और ये सारे का सारा प्रोसेस उसके पास था। और जो अर्नेस्ट एंड यंग है ये दुनिया की बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, और ये सारे का सारा जो है हमारे लिए ये जितनी प्री क्वालिफिकेशन, उनका प्रोसेस, उनकी बिडिंग, ये सब उनके ज़रिए निगरानी हुआ। उन्होंने जो अपना क्राइटेरिया बनाया था उसमें शायद उन्होंने कुछ बताया था कि शायद उस कंपनी के पास इतने पैसे होने चाहिए। फिर उसमें से कुछ उसके नंबर्स थे कि जी अगर उनका एक्सपीरियंस है इसमें एविएशन में तो उसके कुछ और नंबर्स थे, अगर नहीं है तो फिर उसके पैसे की जो फ्रैक्शन है वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। सो इस प्रोसेस के तहत उन्होंने ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट किया, जिसमें 6 बिडर्स आए। और कंसर्न शो किया था जी मैंने किया था, लेकिन मैं इसमें किसी के बारे में भी बायस नहीं होना चाहता। अगर आज वो हमारी जो मिनिमम बोली है, अगर वो आज उसको पूरा कर लेते तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। मैं किसी को इसमें ना ज़बरदस्ती एंटर कर सकता हूँ। देखें, इससे ज़्यादा शफाफ कोई नहीं हो सकता कि ये सारी चीज़ जो है वो हमने मीडिया के सामने जो है वो रख दी। वो बिडर साहब भी आए और उन्होंने भी वहाँ पे बिड लगाई, और उसके बाद उन्होंने गुड लक टू PIA कहा और वो चले गए, उनकी मेहरबानी है। इसके अलावा अगर कोई और बिडर्स भी वहाँ होते तो वो भी पूरी कौम देख लेती। ये कबीना बताएगी जी, मैं तो कबीना के ब्याह पे नहीं बता सकता। मैं तो यही बताऊंगा कि ये बिड जो है ये हमारे उसके ऊपर पूरी नहीं उतरती, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक सवाल जी, एक जो एविएशन के हवाले से एक जहाज की जो मेरी भी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि 12 अरब का तो एक जहाज है, तो आप कह रहे हैं कि आपसे ज़्यादा बेहतर बिजनेस में कोई परसेंटेज कोई राय नहीं है, तो आप नेक्स्ट बोली में PIA को किस तरह मुनाफा बख्श बना सकते हैं या अपने लोगों के हाथों में इसको चला के उनके लिए क्या बेहतरी ला? जी मेरे ख्याल में PIA बिल्कुल मुनाफा बख्श हो सकती है। ये जो जहाज़ हैं ये ख़रीदने नहीं पड़ते, आप लीज़ पे जहाज़ कर सकते हैं। उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर कम हो जाता है, पर ये इसी तरह है जिस तरह आपने गाड़ी पहले ख़रीदनी पड़ती है
और फिर चला लें, या गाड़ी लीज कर लें तो वो चला लें। ये आपके बिजनेस प्रपोजिशंस बनती हैं। इसके लिए पूरी कंपनियां दुनिया में मौजूद हैं जो आपको ये प्रपोजल्स बना के देती हैं। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि अगर नूर खान साहब के दौर में ये PIE जो है वो दुनिया की पहली जो है वो पाकिस्तान की ऐसी एयरलाइन थी जो पूरी दुनिया की एयरलाइंस बनाती होती थी, और जिसमें जब मिसेस कैनेडी बैठी तो उन्होंने कहा ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, ठीक है। तो जब एक आपकी PIE जो है वो इस अरूज पे रही हो तो क्या वजह कि ये दोबारा नहीं चल सकती, जबकि हमारी पॉपुलेशन कोई कम तो नहीं हुई, हमारी तो पॉपुलेशन ज़्यादा हुई है। PIE का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा हो सकता है, और PIE आज भी मैं समझता हूँ कि अगर इसकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, इसको गवर्नमेंट के जो हमारी नौकरियाँ रखना, निकालना, बंदे अपने भर्ती करना, बंदे बाहर निकाल लेना, ये इससे आप इसको सेपरेट कर दें। हमारे जितने सरकारी महकमे हैं उनके डाउनफॉल का एक ही मसला कि वहाँ पे इतनी हमारी लोगों की पर्सनल ज़ाती इंटरेस्ट है कि वो महकमे जो हैं वो किसी सूरत भी नहीं चल सकते। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर सारी हुकूमतें, पंजाब हुकूमत ने कहा है, KP हुकूमत ने कहा है, सिंध हुकूमत को हम कहते हैं, बलूचिस्तान को कहते हैं, वो अपना अपना शेयर ख़रीद लें इसमें और इसको 100% जो है वो प्रोफेशनल एक मैनेजमेंट बनाए, जो कि वो पूरी दुनिया से इसके अंदर बेहतरीन लोग जो हैं, बेहतरीन ब्रेन्स जो हैं वो आएँ और इसको प्रोफेशनली चलाएँ। आज भी मैं ये समझता हूँ कि ये प्रॉफिटेबल हो सकती है। हाँ साहब ये बताएं कि सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है ये निगरान सेटअप को लेकर, जो जिसमें ये PIE का TORs तय हुए प्राइवेटाइजेशन के, और EBI की जो हमने बात की उसके ऊपर भी इल्ज़ाम आ गया $7.4 मिलियन का, कि उसने कंसल्टेंसी फ़ी वसूल की थी और उसके साथ 1-2 कंपनीज पर भी मज़ीद इल्ज़ाम लगे। आइंदा के लिए क्या पूरा का पूरा प्रोसेस को रीवैम्प करेंगे आप, क्योंकि अब तो ये अब बिल्कुल बेबी आपकी गोद में आ ही गया। पिछला तो जितने प्रोसेस स्टार्ट किया था वो प्रोसेस वो फेल हो गया और बहुत बुरे तरीके। आपके ज़हन में आइडिया क्या है? ये आपका पहला टास्क है, बेशक आपको आपकी लेगेसी में मिला, जैसे भी मिला आपको ये एक बाई बैक मिल गया आपको, लेकिन अब जब आ गया है तो आइंदा के लिए क्या आपने रखा है इसके लिए? मैंने सर जिस तरह आपसे पहले फरमाया कि ये जो आपने चीज़ें कही हैं ये बिल्कुल जेन्युइन है, और मेरे ख्याल में इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो पहले स्ट्रक्चर बना, क्या वो स्ट्रक्चर जो PIE की इस वक्त की पोजीशन है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है और ऑपरेशनल पोजीशन है, क्या उसके मुताबिक था या नहीं। अगर मैं आपसे कोई सी चीज़ के ऊपर ये चीज़ अगर मैं बेचने जा रहा हूँ और इसकी वैल्यू जो है इस वक्त वो 10 रुपये होनी चाहिए, और अगर मैं आपसे 50 रुपये मांग रहा हूँ तो ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि क्या मैंने इसकी इवैल्यूएशन के दौरान में क्या वो पूरे प्रोसेसेस अडॉप्ट किए, तो जी हाँ वो पूरे अडॉप्ट हुए हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर चूँकि बन गया था, अब मेरे पास इसके अंदर गुंजाइश क्या आइंदा के लिए हम इसको G2G करना चाहेंगे या फिर दोबारा से री एडवर्टाइज करना चाहेंगे, ये इसका फैसला जो है वो काबीना करेगी और प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। एक मिनट बेटा जी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि मरीम नवाज एयरलाइन खरीद भी सकती हैं और फिर उसको नई एयरलाइन दे भी सकती हैं, बना भी सकती हैं। क्या मरीम नवाज इस एयरलाइन को खरीदने के लिए जा रही? दूसरा सवाल ये है कि ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि PTI के दौर में PIE को ज़्यादा नुकसान हुआ, ऐसा हुआ आपने? जी मैं देखिए मैंने आपसे पहले कहा मेरा काम यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के तकरीरें करूँ कि जनाब इस दौर में ये हुआ, इस दौर में ये हुआ, इस दौर में ये हुआ। हम सब पाकिस्तानी इसको एक्सेप्ट करें कि हम सबसे गलतियाँ हुई हैं, हर दौर में गलतियाँ हुई हैं, और हर दौर में कोई एक भी ऐसी जमात नहीं है जो इसके अंदर अपने आप को कह सके कि जी हमारा कसूर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम सिर्फ पुराने को बैठ कर रोते रहें। हमने आगे भी तो चलना है, हमने अगली भी प्लानिंग तो करनी है। अगर पंजाब हुकूमत इसको ख़रीदना चाहती है तो बिस्मिल्लाह, अगर KP हुकूमत इसको ख़रीदना चाहती है बिस्मिल्लाह, अगर वो समझते हैं कि अपने ओन पे लेके वो पंजाब हुकूमत इसको अपने ओन पे रन कर सकती है या KP हुकूमत रन कर सकती है तो बिस्मिल्लाह, हमने तो एक मिनिमम प्राइस दे दी है। अगर वो उस प्राइस के ऊपर आते हैं तो हमें कल प्रपोजल भेज दें, हम काबीना में ले जाते हैं जी। अच्छा खासा ये फरमाएं कि जो 35 साल बनते हैं 90 से अगर देखा जाए तो बहुत से लोग जो हैं इस ओहदे पे तैनात रहे, आप में हिम्मत हुई, आपने मेहनत की और इस मोड़ पे ले आए इसको कि शायद इसमें कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो इस एसेट से। दूसरी तरफ आपने फरमाया कि NHA की जानिब से आपने जो 50 मिलियन रुपीस जो है वो बचाए हैं और इसको उनके इजाफा किया उसमें।
क्या आप समझते हैं कि उन लोगों को मदऊ करें आप, जिनकी तस्वीर आपने दफातर में लगाई है, उनको बुलाया जाए और उनको NHA भी दिखाया जाए और ये भी दिखाया जाए और उनके 35 साल की कारकर्दगी भी? नहीं मेरे भाई देखें, मुझे मेरे अल्लाह ने मेरी औकात से, मेरी बसात से बहुत ज़्यादा दिया। इसमें मेरे अल्लाह के करम के बाद जो कुछ मेरे पास है, खा वो फाइनेंशियल है या कोई इज़्ज़त है या कोई मकाम है या कोई पहचान है, वो मेरे मुल्क की वजह से। मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा। अगर मैंने NHA का रेवेन्यू 50 अरब बढ़ाया तो मेरे मुल्क का मेरे पे बहुत बड़ा कर्जा है, मैं तो उसमें से शायद 1% भी नहीं दे सकता। ये जो सारे मकाम हमारे पास है, ये किसकी वजह से? ये मेरे मुल्क की वजह से। तो मेरे पास मेरे पास जो भी कैपेसिटी होगी, मेरे पास जितना भी ज़हन होगा, मेरे पास जो भी कैपेसिटी होगी, मैं अपनी पूरी एफर्ट डालूंगा। कामयाब होना या ना कामयाब होना, ये तो मेरे अल्लाह के पास है। आपने महकमा पोस्ट की बात की, तो आपसे पहले जो पिछली हुकूमत थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुराद सईद साहब थे उसके मिनिस्टर। तो क्या ये जो आपकी ये वजारत है, उस पर बोझ नौकरियों का भेजा उन्होंने डाला? क्योंकि जब ये लोग ब्लेम गेमिंग में जाते हैं तो फिर जिसने गलत ना किया हो उसको ज़्यादा टारगेट कर दिया जाता है, जिसने बार बार आपने खुद भी जिक्र किया। तो अगर कौन कौन चंद नामों का आप खुद नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो है ये PTI हुकूमत में नहीं दिया गया था, ये उसके बाद में दिया गया था, जो कि 4000 कुछ नौकरियां बनती हैं, शायद 4300 या 4400। और वो जो पोस्टल की है, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि पोस्टल ऐसा महकमा नहीं है जिसके अंदर इस ज़माने में आके उसके अंदर 4-4 हज़ार की नौकरियां दी जाए। और मैंने जब सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि 3500 नौकरी है, तो मैंने इनको कहा कि इनको फौरी तौर पे ख़त्म करें। और ये जो एक भी नौकरी है वो ऐसी ज़्यादती है देना इस वक्त कि एक महकमा ही नहीं होना चाहिए। और अगर वो महकमा पोस्टल पैसे ना बना सका, मैंने उनको टारगेट दे दिए हैं कि अगर आप मेरे म्यार के मुताबिक परफॉर्म ना कर सके, इस वक्त वो माशाल्लाह पिछले सालों से काफ़ी बेहतर परफॉर्म करने लग गए हैं, लेकिन उनको मैंने बता दिया, वरना इसके बाद मैं आपको इसी दूसरे वाले महकमे में डाल दूंगा, प्राइवेटाइजेशन वाले में। सीपैक के हवाले से खबरें थी कि गुज़श्ता गवर्नमेंट ने उस पर काम नहीं किया। अब मौजूदा आपकी डोमेन में कितना वो आ रहा है, सिल्क रोड या कितनी वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट वर्क दोबारा शुरू कर दिया गया है, वो कितना % कंप्लीट हो चुका है? जी, हमने उसके ऊपर काम माशाल्लाह हो रहा है। इस वक्त हमारे पास कोई 100 कुछ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। मेरा जो NHA के लिए मेरा जो रोड मैप है वो ये है कि बजाय इसके कि NHA हुकूमत की तरफ देखे पैसों के लिए, NHA खुद पैसे जनरेट करे और हुकूमत को पैसे देने वाली बने। NHA के लिए मेरा टारगेट ये है कि ये एक इंटरनेशनल फर्म बने, ये पूरी दुनिया में जाए, ये टेंडर ले पूरी। आज आपको पता है चाइना की कंपनियां आती हैं आपके पास, वो स्टेट ओन्ड कंपनी है और वो आके आपसे प्राइवेटली भी काम मांगती हैं और हुकूमती सतह पे भी काम मांगती हैं। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है कि अब हाथों पे हाथ दिए के बगैर आप बाहर निकलें, मार्केट में जाएं और कारोबार लेने की कोशिश करें। NHA के लिए मैंने उनको टारगेट दिया है, इस दफ़ा इंशाल्लाह 110 है। अगले सालों के लिए हमने टारगेट बढ़ाया है, हर साल हम अपना टारगेट बढ़ाएंगे और अगले 5 साल के लिए उनका टारगेट 500 अरब रुपया। जिस दिन 500 अरब रुपए की ये कंपनी बनेगी, मुझे उस दिन यकीन होगा कि मेरा जो टारगेट था अल्लाह के करम से उसमें मैं कामयाब हुआ। मेरा सवाल ये है कि एक तो आपने NHA की कारकर्दगी के हवाले से बताया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आप भी सफर करते हो, मैं भी सफर करता हूँ। ये आप लिंक रोड यहाँ से चले गए, आप ये लिंक रोड से सियालकोट में 15 किलोमीटर का सफर है, उसके उन्होंने 30 पे लेते थे 50 कर दिए। इसी तरह से उन्होंने इतना ज्यादा मतलब उसमें बढ़ा दिया, तो यकीनी बात 50 तरफ तो ये लोग जिससे जाएगा उनकी अपनी कारकर्दगी में तो बहुत कम है। नंबर 2, ये जो आपने एक्सेल रोड की बात की है, अभी 11 तारीख को ये जो LPG वाले हैं, बड़े बोलर वाले, ये स्ट्राइक करने जा रहे हैं और उनका ठोकर आज बंद कर देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा डिजाइन और आप एक जो लोडर है उसके डिजाइन में फर्क है। चादर मोटी लगाने के लिए कहती है वो जो तरीकाकार है, लिहाजा हमारा लोड उसे निकाल दिया जाए, नहीं तो हम चलने की। मेरे भाई आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम सारे जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट वाले हैं, हम सबको उनको साथ बिठाएंगे। ये ट्रांसपोर्ट वालों के नुकसान का सौदा नहीं है, ये तो उनके फायदे का सौदा है। देखिए, अगर एक ट्रक जो है उसके ऊपर अगर 20 टन इजाजत है और उस पर 60 टन डाला जा रहा है, तो ये इसके उस गाड़ी को भी तो नुकसान हो रहा है जिसके ऊपर ये डाला जा रहा है, और उसको तीन फेरे मिल सकते थे इसके लिए।
जो उसके ऊपर एक ही दफा सामान डाल दिया गया है। तो इसका मतलब है, मेरी गुजारिश तो सुन लें, कि इसका मतलब है कि वो जो ट्रांसपोर्टर है वो तीन टाइम्स कमा सकता था। तो इसके ऊपर अगर किसी ने उसको मजबूर करके उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाला है, तो इसमें ट्रांसपोर्टर को कोई फायदा नहीं हुआ, उसका तो नुकसान हुआ है। वो गाड़ी जिसके ऊपर कैपेसिटी हो 20 टन की, अगर उस गाड़ी के ऊपर भी 60 टन डाल दिया जाए तो क्या उस गाड़ी का फायदा? ये तो देखें। और अगर इसके बाद अगर कोई ऐसी जेन्युइन बात है जिसमें वो समझते हैं कि जी अगर उनकी कोई ऐसा डिजाइन है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा उनका लोड है, तो हम उनसे बैठ के निगोशिएट करेंगे। जी आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक फरमा रहे हैं जी, कोई बात नहीं सर, मैं आपकी बात से एग्री करते हुए कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसी चीज है जो कि उनकी जेन्युइन है तो इंशाल्लाह हम उनको जरूर देंगे। लेकिन ये एक जो सबके लिए एक कोई जुज दे देना कि ये बात जो है वो सब पे लागू होगी, ऐसी बात नहीं होगी। आखिरी मेरा सवाल खान साहब ये है कि पीआईए जो था एक टेस्ट केस था इस गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन के लिए। एसआईएफसी एक स्पेशल अदारा बनाया गया जो सरमायादारों को, इन्वेस्टर्स को लेके आएगा, लेकिन इस डील के बाद नजर ये आ रहा है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक होगा। पीआईए के बाद गवर्नमेंट के पास कौन सी बड़ी चीज़ है जिसको वो निजकारी के लिए पेश करेगी ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि सबसे बड़ा बोझ तो हमारा एनर्जी। जी मैं आपको उसके लिए मुझे आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे, जी आप बता दें। अच्छा ये बताइए कि आप जो सरमायाकारी के हवाले से बात करते हैं, आपने रशिया का भी टूर किया, अभी सऊदीया से आप मीटिंग करके हैं, ये बताइए कि बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से आपको सबसे बड़ी अचीवमेंट अभी क्या हुई है जो आने वाले वक्तों में हमारे माहौल को थोड़ा सा रिलैक्स करने में? जी दोनों चीज़ों का मैं जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये कि पीआईए जो है वो हमारे निजकारी प्रोग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट है और पीआईए की निजकारी इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगी और बेहतरीन होगी, और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कौम को इसके लिए जवाब दूँ और इंशाल्लाह ताला मैं इसकी ज़िम्मेदारी लूँगा कि अगर इसकी निजकारी होगी तो वो कौम के सामने हम जवाबदेह होंगे। वो हुकूमत जितनी देर जो है वो ये समझेगी कि ये महकमा मेरे पास है, उस दौरान में मैं इसकी पूरी ज़िम्मेदारी लूँगा। इसमें हमारे पास डिस्कोज़ हैं जो कि 9 डिस्कोज़ हमारे पास इसमें प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं। उनमें से कई डिस्कोज़ जो हैं वो इस वक्त भी जो हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में हैं और वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखिए पीआईए एक खसारे में जाने वाली कंपनी थी और उसको हमने इस तरीके से अब मार्केट में लेके आना है कि उसमें से हम अपने ऊपर जितना भी बोझ है वो एक्स्ट्रा जो है हुकूमत बर्दाश्त करे और उस पीआईए को क्लीन करे। पीआईए के ऊपर से जितने भी पुराने लायबिलिटीज़ हैं उनको हटा के और फिर उसको मार्केट में लेके जाए और इसके साथ हम इसको बेहतरीन तौर पे बेच सकते हैं। पीआईए की जो होल्ड को है उसके पास बेहतरीन जो एसेट्स हैं वो मौजूद हैं। हमारा रोजवेल्ट होटल है जो दुनिया की एक बहुत अच्छी प्राइम प्रॉपर्टी है। वो जो नुकसानात पीआईए ने उसमें वहाँ पे बुक किए हैं जो कि इस वक्त 600 बिलियन है, कल को अगर हम उसके अंदर इजाफा भी कर दें और पीआईए को क्लीन करते हुए उसके जो बाकी नुकसानात हैं उनको भी होल्ड को में शिफ्ट कर दें तो इसका मतलब है कि हम बाकी एसेट से उनको भी इंशाल्लाह ताला कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इसमें हमारे पास सरमायाकारी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों को इस तरीके से ये अपने एसेट्स देंगे कि उनके लिए प्रॉफिटेबल वेंचर बने। हम इस तरह नहीं देंगे कि ये वो उनके लिए नुकसान का बायस बने। अगर पीआईए कोई ले तो वो पहले दिन से प्रॉफिट में जाए, वो तभी उसके सबके लिए फायदेमंद है। दूसरी बात जो आपने मेरे भाई ने जवाब दिया, हमने इस वक्त जो 27 MOUs किए थे सऊदी अरेबिया के, वो पिछले 3 हफ्ते के अंदर उसमें इजाफा 7 का हो चुका है। इस वक्त हमारे पास 34-35 हो गए हैं वो MOUs। उसमें से कई जो है वो एक्टिवेट भी हो गए हैं। एक्टिवेट का मतलब ये है कि अगर वो MOU जो है किसी एक कंपनी ने किया था तो उसका माल यहाँ से जाना भी शुरू हो गया। इसका मतलब है कि वो सारे MOUs जिनकी मालियत इस वक्त 2.8 बिलियन बनती है, उनमें बिलियन डॉलर्स बनती है, वो सारे के सारे जो है इस वक्त एक्टिवेट हैं। और उनमें से ज़्यादातर जो है चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि MOU सारे के सारे जो हैं वो इवेंचुअली जो है वो बिजनेस पार्टनरशिप में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन अगर उसमें से 50, 60, 70% भी एक्टिवेट हो जाएं और वो एक्चुअल जो है वो कारोबारी इन्वेस्टमेंट में उनको ढाल दिया जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो नई सरमायाकारी है, नई पार्टनरशिप्स हैं, ये B2B है सिर्फ, इसमें गवर्नमेंट की कोई पैसे नहीं है 2.8 बिलियन के लिए। इसका मतलब
मतलब है कि प्राइवेट लोग जो हैं, प्राइवेट कंपनीज जो हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं, पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स के साथ अपना हिस्सा डाल रही हैं। इसी तरह मैं रशिया गया था और चाइना गया था, वहाँ पे भी बहुत बड़े लोग हैं। आपको पता होगा चाइना में हमारे पास बेशुमार जो इन्वेस्टर हैं वो इस वक्त पाकिस्तान आ रहे हैं। चाइना से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, कोई वियतनाम जा रही है, कोई और दूसरे मुल्कों में जा रही है। हमने उनके लिए ये पैकेज दिया है कि आप वो इंडस्ट्री पाकिस्तान शिफ्ट करें, हम आपको जो है यहाँ पे अपना जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उसके अंदर जगह देंगे, हम आपको बेहतरीन कीमत पे जगह देंगे ताकि आपकी फैक्ट्री पाकिस्तान शिफ्ट हो और यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।